हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक डे विद अस माय डियर। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन प्लस 6 years का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। और खुद तो कनेक्ट होइए, अपने फ्रेंड को भी बोलिए इस ऐप से कनेक्ट होने को। माय डियर, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको हमसे कनेक्ट होने के? तो हमसे कनेक्ट होने के माय डियर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है, जहाँ पे हम और आप एंगेज होते हैं और आपके मन में जैसे भी जो भी डाउट्स होते हैं आप बिंदास होकर पूछ सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स में हम पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग के दौरान हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। इसके अलावा हम ये भी एनालिसिस करते हैं कि कितने बच्चों ने एक सवाल को कितने सेकंड्स में ख़त्म किया है, क्योंकि यार टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है केमिस्ट्री की फील्ड में या किसी भी एग्ज़ाम में। आप अगर टाइम पे एग्ज़ाम नहीं ख़त्म करोगे या अगर आपने क्वेश्चन को टाइम पे नहीं किया तो ये सब वेस्ट है आपका पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट लाइव टेस्ट एंड क्विज। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमें हमारे साथ कनेक्ट होने के बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका देता है। लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हो कि आप पढ़ रहे हो तो आप राइट ट्रैक पे हो या रॉन्ग ट्रैक पे हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि यार एक सवाल को आप 5 मिनट में करोगे, लेकिन हमारे साथ रहोगे तो शायद वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाए बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो आप जब हमसे पढ़ोगे, हमसे कनेक्ट होगे, हमारे ट्रिक्स से सीखोगे, तो आप अपने टाइम को बचाओगे, अपनी परफॉर्मेंस में और इंक्रीमेंट करोगे। इस इंक्रीमेंट से आप अपने एग्ज़ाम्स को ईजिली क्रैक कर सकते हो। एंड कहते हैं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो मोर द टेस्ट, जितना टेस्ट आप ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी की जितनी भी सीरीज़ हैं, जितना भी कोर्स है, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो, तो सारी स्ट्रक्चर और फिक्स मैनर में है। क्या मतलब स्ट्रक्चर और फिक्स मैनर में? नॉर्मली क्या है, जब आप क्लास में जाओगे तो आपको DPP मिलती है। DPP को आप सॉल्व करते हो, फिर उसके डाउट्स आपको क्लास होती है। उसके बाद आपका एक DPP के बाद दूसरी DPP एंड सो ऑन करते करते फिर आपके माइनर टेस्ट होते हैं छोटे छोटे। हर 4 से 5 क्लास में एक टेस्ट ज़रूर होता है। उसके बाद आपका मेजर टेस्ट होता है। सो दैट एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ, एक कंप्लीट टारगेट के साथ आप अपने गोल को अचीव कर सकोगे। ठीक है। इससे एक शेड्यूल बने रहेगा, आपका टाइम टेबल हमारे साथ फिक्स रहेगा, सो दैट आप इस अकॉर्डिंग और भी क्लासेस को मैनेज कर पाओगे। और होगा ये कि आपका एक टाइम लिमिट होगा कि इस टाइम तक हमको कोर्स फिनिश करना है, सो दैट आपको रिवीजन भी मिल सके, आपको प्रैक्टिस भी मिल सके। मोर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो हमारे साथ। ठीक है। तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान होता है यार, कंप्लीटली। ठीक। नेक्स्ट इज यार अनलिमिटेड एक्सेस। इसकी क्या बेनिफिट्स है? इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यार इन केस अगर आपसे कोई डेली लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा आपने सब्सक्रिप्शन तो एक का लिया होगा, लेकिन हमारे अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं। आप जिससे पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। आपको फिजिक्स लगता है 10 से पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री 20 से पढ़ना चाहिए, आप बिंदास होकर पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं है। जिस क्लास में जाके बैठो, जिस टॉपिक को पढ़ना चाहो वो आपके सामने अवेलेबल है। आप उस टॉपिक को 10 बार रिपीट करके पढ़ो। ठीक है। आपको 10 बार समझना, आप 10 बार समझो। आपको लगता है कि नहीं और समझना चाहिए, आपको लगता है रात में 12 बजे पढ़ना, आपको लगता है सुबह 6 बजे पढ़ना है, अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करो यार। सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। हमसे जुड़ने के लिए हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। मैं इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल, चीप, बहुत सस्ती फ़ीस क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे रीज़न है यार कि इंडिया के जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है, अगर मैं उनकी फ़ीस की बात करूँ
तो वो करीबन करीबन साल का मेरे अनुमान के हिसाब से 1.25 लाख के करीब तो लेते होंगे। वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली सिर्फ एंड सिर्फ 30,000 चार्ज करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा इस कोड को यूज़ करोगे। माई कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को यूज़ करो और इस कोड से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपका अमाउंट हो जाएगा 27 के। इस अमाउंट में आपको 3 सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे यार, दैट इज़ PCM। इसके अलावा आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मिल रहे हैं। इससे अफोर्डेबल, इससे इकोनॉमिकल शायद कुछ होगा नहीं यार, ठीक। इसके अलावा बेटा अगर आप क्लास 11th में हो या आपका ड्रॉप आउट का प्लान है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाले प्लान को लो। इसके पीछे रीज़न क्या है माय डियर, कि आप सिर्फ गैप को देखो। ये गैप है नियरली 5,000 का। जो जर्नी आप हमारे साथ 12 मंथ की मना रहे थे, अब हम लोग वही जर्नी एक्स्ट्रा 5,000 पे करके 24 मंथ की करेंगे। लॉन्ग जर्नी होगी तो आपका और हम फैकल्टीज़ के साथ एक इंटर रिलेशन बनेगा। आप हमको समझ पाओगे, अपने को टाइम दोगे एग्जैक्टली, और जिस टाइम को ख़त्म करना है उसको ख़त्म करोगे, ठीक है। और अगर बेटा इस फीस को भी अगर आप एक साथ पे नहीं करना चाहते हो तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ। अब अगर मैं इस EMI को उठाऊँ तो जो पर मंथ की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1350। मतलब यार 1350 में 3 सब्जेक्ट एन नंबर ऑफ फैकल्टीज के साथ कोई नहीं देने वाला, कोई भी नहीं पढ़ाने वाला। आई डोंट थिंक सो अनअकैडमी के अलावा कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि आपको इतने सस्ते में पढ़ाएगा। हो सकता है कि आपको एक फैकल्टी मिले, को हो सकता है ऐसा हो, लेकिन 3 एन नंबर ऑफ फैकल्टीज़, वो भी ऑल ओवर इंडिया के सारे एक्सपर्ट, अपने अपने आप में हर फैकल्टी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मास्टर है टॉपिक का, अपने सब्जेक्ट का, शायद नहीं मिलेगा कोई यार, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अफोर्डेबल इकोनॉमिकल बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैं क्यों नहीं पिच कर रहा हूँ आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए, क्यों मना कर रहा हूँ आपसे? तो देखो यार, जिस चीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक कोर्स होता है, अगर आपको इतने टाइम में ख़त्म करना है तो उसको ख़त्म करना होगा। ज़्यादा देर तक चला रहे हो तब भी नुकसान है, जल्दी ख़त्म कर रहे हो तब भी नुकसान है। अब आपका 11th का कोर्स कोई कहेगा आपसे 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो इट इज़ ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है यार। बाकी पढ़ाने को तो कुछ भी लोग पढ़ा देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो मेरा मानना है यार, एक फिक्स शेड्यूल होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, आपको उसमें चलना चाहिए। 12 मंथ का 12 मंथ वाला और 24 मंथ वाले 24 मंथ में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात अनाउंस कर दें कि हमारी अनअकैडमी IIT JEE के प्राइस में हाइक करने वाली है। बहुत जल्दी ये हाइक आने वाला है। हाइक आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लान को पुराने कॉस्ट पे परचेज कर लो, ठीक है, बाय यूजिंग माय कोड माय डियर। माय कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड की हेल्प से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यार। तो फटाफट से बिना कुछ सोचे, प्राइस के हाइक होने से पहले आप इसको ले लो, आपका फ़ायदा होगा। नहीं तो प्राइस हाइक होगी तो लगेगा वही चीज़ हमको महंगी मिल रही है। लेनी तो है, पढ़ना तो है ही है, तो सोचना किस बात का, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन कर लो यार। माय डियर, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप सभी को पता है कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ। इस सीरीज़ का नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। इस सीरीज़ के दौरान मैं हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट उठाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाता हूँ, और वो टॉपिक हमेशा JEE में आए हुए होते हैं, उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं आसपास, ठीक है। मैं उसको पकड़ता हूँ और उस पर काम करता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस सीरीज़ के दौरान मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का आज पार्ट 6 पढ़ा रहा हूँ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। और हम्बल वाली रिक्वेस्ट है यार कि सारे पार्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए जो बच्चा पार्ट 6 को देख रहा है उस रिक्वेस्ट है कि यार एटलीस्ट 4 और 5 तो पीछे वाले देखो ही देखो, तभी आपको इस पार्ट को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सब मैकेनिज्म है, चल रही है, पीछे से चली आ रही है, सब एक दूसरे से इंटरमिक्सड है। तो मैं जब एक क्वेश्चन कराता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पार्ट 6 का कराऊंगा, मैं कोई भी पार्ट का क्वेश्चन अपने माइंड में आ गया मैंने करा दिया, ठीक है। इसका ख्याल रखना है आपने। आज के इस पार्ट में मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ। सॉरी, क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन?
कैसे इसका स्टार्टअप लेते हैं, तो आइए बात करते हैं। देखिए नाम में छुपा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होने वाला है। न्यूक्लियोफाइल का क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बुलाते हैं। बट मान लो मेरे पास ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है और मेरे पास एक ENU नाम का सब्सटेंस है, मतलब एक में उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक में इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने क्या बताया था। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके देखो और एक बार न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके देखो, और ये खुद जज करो कि रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक बोलना चाहिए या इसको न्यूक्लियोफिलिक बोलना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है कि ये हमारे सबस्ट्रेट है और ये हमारे रिएजेंट्स हैं। रिएजेंट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल एंड कैन बी न्यूक्लियोफाइल। आप खुद डिसीजन लो, मेरी बात मत मानो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, आप बोलो सर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। आप अपना डिसीजन लो, मेरे कहने पे मत जाओ। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आप एक काम करोगे कि पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके देखोगे और दूसरा काम करके देखोगे कि आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके देखोगे। ये तो करके देखोगे। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक करता हूं तो कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी यार, और अगर बेटा मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता हूं तो कहानी कुछ ऐसी आएगी यार। मान लो कि बात को, दो तरह की कहानी आ रही है। एक कहानी में आपका कुछ ऐसा बनना है रिजल्टेंट, और एक कहानी में रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनना है। अब आप मुझे बस इतना बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। जो प्रोडक्ट आपको लगता है वो स्टेबल होगा और वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कौन सी होनी है। मेरे हिसाब से यार ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो इसमें एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है और इसका कंप्लीट ऑक्टेट है यार, हर जगह से ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि आप यहाँ देखो यार, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इलेक्ट्रोफाइल ना बोल के अब इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ आपको मिल रहा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आप लॉजिक सोचो कौन ज्यादा स्टेबल। मैं एक को ए बोल देता हूँ और एक को मैं बी बोल देता हूँ यार, बिना कुछ दिमाग लगाए। बट वैसे यार बी ज्यादा स्टेबल है ए से, क्योंकि इसका कंप्लीट ऑक्टेट, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। हम हमेशा पढ़ के आए हैं कि कंप्लीट ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट वाले से ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो जो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जो स्टेबल है, वही रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। पीछे याद करो, हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ाए थे पार्ट 3 पार्ट 4 में, तो वहां पर मैंने पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया था। मैंने आपसे कहा कि अल्कीन में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, तो आपने इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया, तो उसमें आपने नाम रखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन तो दोनों का है, नो डाउट, लेकिन आप देखो कि अटैक करने के बाद ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है, तो आंसर इज न्यूक्लियोफाइल पे। इट मीन्स ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, ये रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि हमेशा एक रिएक्शन के लिए जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने का डिसीजन सबस्ट्रेट लेता है, रिएजेंट का डिसीजन सबस्ट्रेट लेता है रिएक्शन का, ना कि रिएजेंट लेते हैं। सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि मुझ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है या मुझ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। और जब दोनों पॉसिबिलिटी है तो मोस्ट स्टेबल कंसिडरेबल होती है। तो ओवरऑल हमने देखा कि हम न्यूक्लियोफिलिक को न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला, हम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस रिएक्शन को मैंने इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं बोला, तो हम समझ पाए। देखो केमिस्ट्री की यही ब्यूटी है कि आप इसको समझो कि वो असल में आपसे कहना क्या चाह रहा है, क्यों इस पीछे इसका नाम ये आया। ठीक, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी यार, कि कहाँ हमको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करनी है और कहाँ हमको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करनी है। ठीक, तो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ इस रिएक्शन को और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। क्योंकि यार अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ यार पहले मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से पहले ये भी सोचो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा। तो आपने कहा कि सर ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा। याद रखना, पहले अटैक होता है फिर बॉन्ड खुलता है, ना कि पहले बॉन्ड खुल जाएगा फिर अटैक होगा। भाई ऐसे तो नहीं होने वाला ना केमिस्ट्री में कि हाँ ये बोलेगा हाँ यार मैं पहले अपने आप को तोड़ लेता हूँ फिर न्यूक्लियोफाइल तुम आ जाना यार, है मतलब केमिस्ट्री में अपने आप बॉन्ड टूटने लग जाएंगे क्या?
अरे ठीक है, माना कि पोलर बॉन्ड है यार, कौन सी किताब कहती है कि पोलर बॉन्ड है तो बैठे बैठे टूट जाना है? ऐसा तो नहीं होना ना, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या? होगा ये कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस वजह से बॉन्ड खुलेगा। क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस वजह से बॉन्ड खुलेगा, ये बात याद रखना। अच्छा, अब एक मन में फिर ये भी सवाल हो रहा होगा, सर ये जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है, सर ये तो बता दो कार्बन पे जगह कौन सी अटैक करने की? बात तो सही कह रहे हो यार, कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा है, कार्बन में यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट है, 4 खुद के पास होते हैं, 4 इसके भाई बंधुओं से मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन तो है यार, तो ये अटैक कहाँ करा देगा? अच्छा, कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल भी नहीं होता यार, कि कार्बन बोले हाँ यार आओ न्यूक्लियोफाइल मेरे डी ऑर्बिटल में अटैक कर लेना यार, क्यों टेंशन लेते हो? ऐसा भी नहीं हम बोल सकते। अब क्या करें? तो यार याद रखना, ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग पे अटैक होता है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि एक बॉन्ड में 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अगर फिल होगा तो न्यूक्लियोफाइल बाबा कहाँ पहुंचेंगे? एंटी बॉन्डिंग में अटैक करने। तो याद रखना, ये जो अटैक हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक में का जो अटैक हो रहा है, ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में हो रहा है। तो आप उसको ऐसे लिखते हो, पाई एस्ट्रिक सीओ। क्या लिखते हो? पाई एस्ट्रिक सीओ। पाई एस्ट्रिक का मतलब, पहले तो भाई वो पाई बॉन्ड है और एंटी बॉन्डिंग। एस्ट्रिक लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। याद करो सिग्मा और पाई पढ़ा करते थे, और पाई और पाई एस्ट्रिक पढ़ा करते थे, तो ये पाई एस्ट्रिक एंटी बॉन्ड है। तो अल्टीमेटली यहाँ कर कभी मैं लिख दूँ कि ये पाई एस्ट्रिक सी है, समझ जाओगे बंदे ने लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल पाई के एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है। तो केमिस्ट्री को दिल से फील लो कि चाहता क्या है आपसे, पहले कौन टूटेगा, किसको तोड़ना चाहिए, ये सब जिस दिन तुम्हें आने लग गया ना, तुम प्रोडक्ट अपने आप बनाओगे। नहीं तो लोग मीम बनाते हैं यार, ऑर्गेनिक तो रटने की चीज है। अरे काहे की रटने की चीज है यार, एक बार समझ के तो देखो उसको। अब आपको मजबूरी में कोई टेढ़ा मेढ़ा पढ़ा दे, भैया ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये यहाँ टूटेगा, आप भी खुश वो भी खुश। अरे क्यों टूटेगा यार? इसके पीछे केमिस्ट्री लगी है। कब टूटेगा, कहाँ जाके टूटेगा, किस रेट से टूटेगा, सारे फैक्टर काम करेंगे। ठीक है यार, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हमने करना क्या है, हमने कार्बोनिल ग्रुप लेना है और इस कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मारना है। वो बात अलग है कि इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आप सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे, नो डाउट। नो डाउट कि आप ऐसा करोगे, लेकिन यार तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ, लॉजिक सोचो, थोड़ी सी काइनेटिक्स पढ़ी हो, तो ये स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, और ये स्टेप जो है तुम्हारा फास्ट स्टेप है। और जो स्टेप स्लो स्टेप होता है उसी को केमिस्ट्री में अपन लोग बुलाते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोएस्ट स्टेप इन द केमिकल रिएक्शन। वो स्टेप जो रिएक्शन में स्लो हो उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और दूसरा वाला तो फास्ट है। अब यार चूंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा रिएक्शन इज 2 स्टेप, 2 स्टेप्स की रिएक्शन है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर 2 स्टेप की रिएक्शन है तो मैं ग्राफ में कितने पीक बनाऊंगा? 2 पीक बनाऊंगा ना, 2 पीक्स इन द ग्राफ। अभी बनाते हैं ग्राफ। दूसरी बात कि यार ये जो रिएक्शन का जो रेट होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोनिल ग्रुप के नेचर, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये रेट के CO न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल ग्रुप, ये ऑर्डर 1 और ये ऑर्डर 1, तो बेटा 1 + 1 ऑर्डर कितना हो जाना चाहिए हमको? 2 ऑर्डर हो जाना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जानी है। कहने का मेरा सेंस ये है कि इस बार हम ये भी देखेंगे कि जिस पे हम अटैक कर रहे हैं, जिस सबस्ट्रेट पे हम अटैक कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो बल्कि है नहीं है, कैसी है, क्राउडिंग है, फास्ट अटैक होगा, स्लो अटैक होगा, ये सारी चीज़ देखेंगे।
सेम एज न्यूक्लियोफाइल के साथ भी देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्ट तो बाद में बनाना सीखेंगे ना यार, पहले तो ये सीखें कि रिएक्शन की स्लो और फास्ट की क्या कहानी होगी। ठीक है, हाँ, ग्राफ में अगर मैं पीक की बात करूं तो यार कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ग्राफ में दो पीक बनने वाले हैं, आप देख सकते हो दोनों पीक में गैप क्यों आ रहा है। अभी गैप आप खुद बनाओ यार, बताओ। ये एनर्जी है और ये मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फाइनली ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, अभी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ प्रोडक्ट बन गया। तो यार तुम समझ पा रहे हो इस बात को? ये स्टेप, ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपका फास्ट स्टेप है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें यार कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है और इस वाले की एक्टिवेशन एनर्जी आपकी थोड़ी लो है। ये 1 बोल दो, ये 2 बोल दो, स्लो है तो लेगा, है ना। तो ओवरऑल आपका ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन जज करने वाले हैं। क्या जज करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी। भाई मैंने कहा कि जो रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोनिल ग्रुप भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल भी है। तो मैं इसको जज करने जा रहा हूँ। पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कैसा हो कि रिएक्शन का डिसीजन लिया जाए। ठीक है, तो आओ देखो, सबसे पहले एकदम मैं सिंपल बच्चों वाली बात कर रहा हूँ कि मान लो मेरे पास सबस्ट्रेट के नाम पे ये एल्डिहाइड है और दूसरा ये सबस्ट्रेट के नाम पे ये मेरा कीटोन है। ठीक है, थोड़ा सा जीओसी फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस का इफेक्ट लगेगा, मैं मान के चलूंगा तुमको ये सब आता होगा। देखो बेटा, देखा जाए तो ये हमारे एक प्लेन में है, sp2 है, ये भी हमारे प्लेन में sp2 है, ये मेरा प्लेन है। तो न्यूक्लियोफाइल अबव भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बिलो भी अटैक करेगा, नो डाउट, है ना। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो मान लो आपने इस बॉन्ड को खोला या न्यूक्लियोफाइल यूँ अटैक कर रहा है, यूँ अटैक कर रहा है, तो इसको यहाँ से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, इसका हिंड्रेंस मिल रहा होगा। जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, जब अटैक करेगा ना तो उसको यहाँ पे भी प्लस आई दिख रहा है, यहाँ प्लस आई दिख रहा है। थोड़ा लॉजिकली अगर मैं थोड़ा और डेप्थ में जाके सोचूं कि यार यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जब, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये अपने प्लस हाई इफेक्ट की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी। जबकि यहाँ पे और डिक्रीज कर जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जो काम एक अल्काइल ग्रुप कर रहा था वही मिलकर दो अल्काइल ग्रुप कर रहे हैं, दो दो अल्काइल ग्रुप यहाँ से अटैक कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो यहाँ पे डेल पॉजिटिव पैदा हुआ होगा, वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, और न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक नहीं कर पाएगा। या कुछ बुक्स ऐसे समझाती हैं कि यार चूंकि ये प्लेन में है तो इसके स्टेरिक रिपल्जेंस इस पे पड़ेंगे और इसमें स्टेरिक रिपल्जन कम होगा।
तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस स्टेरिक क्राउडेड, लेस स्टेरिक या लेस क्राउडेड साइट, है ना। न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज टेंस टू अटैक, पॉसिबल होगा तो ठीक है, टेंस टू अटैक टू द लेस बल्की साइट, लेस क्राउडेड साइट, है ना, टू अवॉइड द रिपल्जन। लेकिन सच्चाई थोड़ी वही वाली ज़्यादा अच्छी है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको यहाँ पे एल्डिहाइड एक तरफ से पूरी करेगा, जबकि यहाँ पे जो कीटोन में उसको दोनों तरफ से पूरी बढ़ेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज घटेगा। तो नो डाउट यार, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और एल्डिहाइड में भी अगर आपका फॉर्मल्डिहाइड है तो सोने में सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। द रीजन बिहाइंड यार, कोई क्राउडिंग नहीं है, बिंदास होकर अटैक किया जा सकता है ना, मान लोगे ना मेरी बात को। तो अगर ये है, ये हमारा रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कांस्टेंट रखना और इन पे अटैक करवाना। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं फॉर्मल्डिहाइड को पहले प्रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर एस्टल्डिहाइड को या जनरल एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को दे रहा हूँ। लेकिन सवाल का लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि अब क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, चिल पिल। एक ये है मेरे पास और ये, आप खेलो कि अगर मुझसे बोले कि मुझे रेट बता दो, रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बताओ, क्या होगा, तो तुम क्या करोगे। नो डाउट सर, NO2 में जो है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा तगड़ा होगा Cl वाले से, एज पर इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तुम्हें आती होगी यार। तो बट अब वैसे यार दोनों खींच रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं, जब खींचेंगे तो ओवरऑल ये इधर खिंचाव पड़ेगा, इस खिंचाव से ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल तो इंतजार में बैठा ही है भैया, अटैक करूँ कहाँ पे, जहाँ पे क्राउडिंग कम हो। तो ओवरऑल ये जो NO2 है जो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये इसके क्राउडिंग को कम करने में हेल्प करेगा, या यूँ कहूँ कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये कंपेरिजन वर्ड है, Cl में उतना नहीं होगा क्योंकि Cl का माइनस आई इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है। या मैं एक बात बोलूँ अगर कि जिसका माइनस आई या जिसका माइनस आर जितना ज़्यादा होगा, कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड लगे होंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाएंगे या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। बोला जा सकता है ना यार। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या दोगे यार, कि ए ज़्यादा होगा बी से, ए ज़्यादा होगा बी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मान लो वो तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल जाए, तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसे खेल जाए, वो तुम्हारे साथ ऐसे खेल जाए, अब तुमको दे दे ए, अब तुमको बोल दे बी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर ने वही क्वेश्चन रिपीट करके दिया है, तो फिर तुम मोहब्बत से गलत हो बेटा। अब बोलोगे सर ये क्या, अभी तो पीछे आपने कहा था, अभी तो आपने कहा था कि माइनस आई जिसका ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, और अभी आपने फिर से ये कहा था कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन एक बात, माइनस आई इफेक्ट में हमेशा भूल जाते हैं लोग, इसको कभी मत भूलना, DNP रूल। DNP में D डिफाइन करता है डिस्टेंस को, N डिफाइन करता है नंबर ऑफ ग्रुप को, और P आती है पावर,
जो मैं बोल रहा हूँ कि NO2 Cl से ज़्यादा है तो वो पावर के टर्म्स में बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन पहले कौन सा वेक्टर डोमिनेट करेगा? डिस्टेंस वेक्टर डोमिनेट करेगा। तो भैया मेरे अगर ये 1 और ये 2 है और यहाँ 3 है जबकि यहाँ पे 1 ये 2 है, तो तुम बताओ ज़्यादा पास का कौन खड़ा है? Cl के यहाँ बैठा है, तो इसका असर ज़्यादा होगा यार। ठीक है, माना कि ये दूर है, ये पास है, तो जो पास वाला है उसका असर ज़्यादा होगा। तो जब पास वाले का असर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल इसकी इसकी इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग को कम करने में मजा आएगी, और इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग को कम की जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जाएगा। दैट्स वाई इस बार इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी देन ए, ना कि ए देन बी। तो बहुत बारीक सी चीज़ मैंने बोली और जनता साफ हो गई। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सवाल पूछता है जेई में, नीट में, कहीं भी जब आप सवाल पूछता है तो आपके कंसेप्ट को चेक करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखो, मे भी हो जाए। मे भी हो जाए। ट्राई करने में क्या जाता है ना। 1 2 3 4, 3 4, मान लेना ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ठीक है, अभी अभी बताया है, अभी बताया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, आंसर सट्टे से आपके सामने। ठीक है, पहले तो ये तो मान लोगे ना यार कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, फैक्ट है ना यार। तो ए को तो मैं सबसे पीछे कर दूं, बात उठेगी तुम्हारे पास बी सी और डी की। अब बस खेल दो, हो गया क्वेश्चन। लगाया अपन लोग ने डीएनपी रूल और आंसर क्या बोल गया डीएनपी रूल? डिस्टेंस, डिस्टेंस पकड़ लो, ये 1 ये 2 नंबर पे, अरे बाप रे, 1 ये 2 नंबर पे, बहुत बढ़िया। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, NO2 दूर चला गया, पीछे हटाओ, एकदम हटाओ, इसका इफेक्ट ना के बराबर पड़ेगा इस पे। तुमने पढ़ा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है। ठीक है, तो भैया सबसे पीछे कर दे डी को। अब आओ बी और सी पे, तो यार दोनों का डिस्टेंस बराबर है। यहाँ पे क्या देखोगे? नंबर ऑफ ग्रुप, ऐसे एक सी एल लगा सी, ऐसे एक सी एल एक एफ लगा है, तो ज्यादा पावर किसकी हुई? मतलब ज्यादा कौन खींचेगा? सी वाला। तो अंडरस्टूड है, सीधा आंसर क्या आएगा? सी, एंड देन क्या आंसर आएगा यार? ठीक है, तो ओवरऑल हम कंफ्यूजन क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में अगर ग्रुप लग जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ ये नहीं होते ना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, ईस्टर भी होता है, एमाइड भी होता है, एनहाइड्राइड भी होता है, एसाइल क्लोराइड भी होता है। सवाल इसमें पूछ दे तो कहाँ जाओगे भैया? तो आओ, एक बहुत मस्त चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, जितने स्टार लगा पाओ लगा लो भैया। यहाँ मान लेना कोई ग्रुप लगा है, ग्रुप साथ लगे हैं, ये RCOCl है, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ, इसको सी बोल दे रहा हूँ, इसको डी बोल दे रहा हूँ, और मान लो इसको अपन लोग ई बोल देते हैं, इसको अपन लोग एफ बोल देते हैं, और इसको अपन लोग जी बोल देते हैं। ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब सारे इसमें कवर हो गए ऑलमोस्ट। अब बहुत आराम से अपन लोग क्या निकालने वाले हैं? अपन लोग रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
बहुत आराम से करना है इस क्वेश्चन को। मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा एक्चुअली, और जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा आंसर नहीं, पहले बता दूं, मुझे पता है। आओ देखो भैया, यहाँ पे आपके पास जो ये Cl लगा है ना, आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि Cl दो तरह के इफेक्ट लगाता है। अगर थोड़ी देर के लिए बॉन्ड को मैं तोड़ के देखूं, यहाँ पे जहाँ पे क्राउडिंग चेक कर रहा हूँ, मुझे इसी पे क्राउडिंग चेक करनी है ना ओवरऑल, तो यहाँ पे दो इफेक्ट लग रहे हैं नो डाउट। एक लग रहा है प्लस आर इफेक्ट और एक लग रहा होगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, याद रखना भैया कि क्लोरीन ही एक ऐसा केस है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है, मैं यही मोहब्बत कर लेता हूँ नहीं तो बर्बाद ना हो जाओ, ये है क्लोरीन एक ऐसा केस है जहां पे प्लस आर भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा, लेकिन माइनस आई का फैक्टर जो है वो प्लस आर पे डोमिनेट करेगा। और चूंकि ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट अगर डोमिनेट कर रहा है तो देखो, एक तो बॉन्ड यहां से टूट के पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और एक Cl ने और खींचा 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 खींचा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्राउडिंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अटैक करना क्या हो जाएगा, आसान नहीं बहुत आसान हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तो ज्यादा सोचता ही नहीं है अटैक करने के लिए, सटक से आके अटैक मारता है एकदम बिना इंतजार किए, क्योंकि इसको साथ कौन दे रहा है पता है, ये Cl दे रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर एल्डिहाइड से भी अच्छा होगा क्या, तो जवाब है हाँ, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। जवाब है हाँ कि एल्डिहाइड में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना यार, एल्डिहाइड में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, तो Cl तो खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट लगा के, यहाँ पे तो ना माइनस लग रहा आई लग रहा है ना माइनस आर लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। तो याद रखना भैया मेरे, कार्बोनिल ग्रुप का जो एसाइल एल्कोनॉइल हैलाइड होता है, RCOCl बुलाते हैं इसको, और ये एल्डिहाइड है, ये इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और मुझे पता है कि तुमने बी पहले सोचा होगा, ठीक है, नॉर्मली गलती हो जाती है यार, बस तुम्हारा बी फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस तुम्हारा बी फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सही है। अगर फॉर्मल्डिहाइड हो गया तो ठीक है यार, बी ए से हो सकता है, बट अदर देन फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं, मैं जनरल एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, एक जनरल एल्डिहाइड और एक की बात कर रहा हूँ, तो ए जो है वो ज्यादा असरदार होगा, ज्यादा क्राउडिंग को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है, इसलिए पहले ए आएगा और फिर बी आएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा सी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें लग रहा हो थोड़ी क्राउडिंग बढ़ रही है, तो चलो ए बी सी में इतना सीख लिया कि पहले एल्कोनॉइल क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड और फिर कीटोन। अब असली लड़ाई यहाँ से शुरू होने वाली है, दिमाग लगना चाहिए, बात उठने वाली है डी को लेके ई को लेके। मैं पहले डी और ई को कंपेयर कर लेता हूँ, मैं पहले डी और ई को कंपेयर कर रहा हूँ भैया, यहाँ बना देता हूँ, मैंने एक बार देख लेना है डी मैंने क्या दिया है, ये दिया है, और ई मैंने ये दिया है। देखो यार, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि जब आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो और इसमें भी जब आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है ना, ये तुरंत खटक से बैक बॉन्डिंग करने लग जाएंगे। अब कोई बाहर से अटैक हो और कोई अपने अंदर ही अटैक कर ले, तो ज्यादा अच्छा अटैक कौन सा होगा, अपने अंदर का अटैक होगा। भाई ये अपना इंट्रा अटैक हुआ, और न्यूक्लियोफाइल भाई साहब बाहर से आ रहा है अटैक करने, न्यूक्लियोफाइल बाहर से आ रहा है, तुम्हें यहाँ से अटैक करने को मिल रहा है, तो ज्यादा प्रॉफिट कहाँ है अटैक करने में, तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट कहाँ है, इंट्रा अटैक तुम्हें ज्यादा इफेक्टिव लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये इंट्रा इफेक्टिव बढ़ गया ना, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि यार न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ रहा है, उस कार्बन पे,
जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। लेकिन ये तो जो एस्टर का लोन पेयर है वो बोला हटो यार, हम खुद ही इसकी ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, स्लो हो गई। अब तुम बोलोगे सर ये काम तो डी में भी होना है, नो डाउट, नो डाउट डी में होना है, लेकिन इस बार इस भाई साहब के पास क्रॉस कंजुगेशन है। क्या है? क्रॉस कंजुगेशन। केमिस्ट्री में क्रॉस कंजुगेशन मैंने बहुत बार पढ़ाया है। मतलब इस लोन पर के पास यहाँ पे भी जाने के चांसेस है और यहाँ पे भी जाने के चांसेस है, तो दो चांसेस हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो कम हो गई ना यार। यहाँ पे देखो मरता क्या ना करता, इसको तो अटैक करने जाना ही है ई वाले में, लेकिन डी वाले में क्या है, तुम यहाँ से अटैक करोगे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा। मतलब उसके पास न्यूक्लियोफाइल को तुम एक जगह छोड़ रहे हो। तुम बोल रहे हो मैं कार्बन के 1 वाले पे जाऊंगा, न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है मैं 2 वाले पे आऊंगा, क्या फर्क पड़ना से? तुम बोल रहे हो मैं 2 वाले पे लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर बोलेगा मैं 2 वाले पे जाऊंगा, तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा मैं 1 वाले पे आऊंगा। तो अल्टीमेटली तुमने न्यूक्लियोफाइल को 2 पोजीशन दी, चांसेस ज्यादा दे दी ऑन द टाइम स्केल अटैक करने की। लेकिन ई में तो तुमने छोड़ा ही नहीं चांस, ई में तो इसको ऑक्सीजन ने छोड़ा ही नहीं चांस। ऑक्सीजन ने कहा ना भैया, तुम्हारे अटैक करने से पहले मैं अटैक कर दूंगा। तो तुम लॉजिक सोचो ज्यादा अच्छा कौन हुआ, डी या ई? आई बोलो बोलो बोलो, पक्का समझ गए होगे? कमेंट मार दें, कमेंट मार दें कि हाँ भैया, हाँ सर सही बोल लो, डी ले लो और डी के बाद आप ई ले लो। ले लिया? अब हम लड़ाई करेंगे ई और एफ के बीच में। हमें नहीं लिखना चाहिए डी के बाद ई, रुकना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि कहीं एफ तो नहीं है ना? तो ई और एफ की लड़ाई करवाते हैं। आओ, ई में तुम्हें ये दिख रहा है और एफ में तुम्हें ये दिख रहा है। तुम बोलोगे बड़े चालू हो सर, पहले इस बॉन्ड को थोड़ा टेढ़ा कर दिए हो। तुम्हें एक चीज दिखाते हैं भैया, देखो भैया मेरे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपको लग रहा है अटैक करेगा, नो डाउट। ये बॉन्ड टूटा, ये अटैक करेगा, नो डाउट। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का आना तो दोनों में मुश्किल है, क्योंकि इनके आपस में ही इंट्रा बॉन्डिंग हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या, नो डाउट। ठीक है, लेकिन लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल और चल रहा होगा, सर ये मिथाइल ग्रुप ना, ये मिथाइल ग्रुप ना इसको धक्का दे रहा होगा, जाओ तू भी मेरे से तरफ से अटैक कर लो। तो तुम्हें लगा होगा कि एच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ओवरऑल ये तो क्राउडिंग खराब कर ही रहा है और मिथाइल इसकी क्राउडिंग खराब करने में मदद कर रहा है, मतलब क्राउडिंग को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। असल में थोड़ा सा यहाँ पे थीटा का फर्क पड़ता है। यहाँ का जो थीटा है इसके थीटा से ज़्यादा हो जाता है। ये थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 2 मान लेते हैं, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अब बोलोगे सर इससे हम क्या करें, हमारा क्या मतलब? तो बच्चा मेरे मतलब ये है कि जिसका थीटा 1 ज़्यादा होता है ना, उसका मतलब जिसका थीटा ज़्यादा होता है उसका एस करेक्टर ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होगा, एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, बस हमारा काम हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं से स्लाइटली सा माइनस सा इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। मतलब इतनी बारीक सी बात बताई है ना कि अच्छे अच्छे लोग छोड़ देते हैं इस बात को। मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत बारीक सी बात है। अभी मुझे एंगल का कैसे पता चला, तो केमिकल बॉन्डिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, तुम्हें एहसास हो जाएगा एंगल का मुझे कैसे पता चला। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहाइड्रल में होगा, तो तुम अपने आप एहसास कर लोगे यार। फिलहाल तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी कि थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से बड़ा है, और थीटा 1 अगर बड़ा है तो इसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, और यहीं पे इसका फ़ायदा मिल जाता है। कहीं ना कहीं ये देने के बजाय स्लाइटली सा खींचता है यार, स्लाइटली सा। ठीक है, बहुत स्लाइटली सा, इसमें ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल ये जो OCH3 है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस आई भी दिखाएगा और प्लस आर तो दिखाई दिखाएगा, और यहाँ पे प्योर प्योर प्लस आर दिखाएगा, माइनस आई का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ठीक है यार, क्राउडिंग कहाँ कम हुई, कहाँ कम हुई, ई पे कम हुई और एफ पे ज़्यादा हुई, मतलब ई और एफ में ज़्यादा
इफेक्टिव अटैक किस पे होगा? न्यूक्लियोफाइल का ई पे होगा। ठीक है, मजा आ रही है? और भैया अगर मजा आ रही है ना तो यार ये मेरा कोड है, इस कोड को ज्वाइन करो, इस कोड को लो और प्लस का क्लास में आओ और मजे दिलाऊंगा। ठीक, अभी तो ये डेमो चल रहा है कि क्या कर रहा हूँ। सोचो इस पे जब क्वेश्चन होते होंगे तो भयंकर मजा आती होगी। ठीक, ये ई है और ये एफ है। अब बेचारा बचा कौन सा? जी। लेकिन फिर भी मैं समझा तो देता ही हूँ। तो बोलोगे नहीं सर एफ और जी में एक बार कंपेयर कर लो, तो आओ यार एक बार एफ और जी में कंपेयर कर लेते हैं। देखो तुमने कभी बैक बॉन्डिंग का नाम सुना हो तो बहुत बढ़िया, और बैक बॉन्डिंग में एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का नाम सुना हो तो और बढ़िया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भैया बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये थर्ड से अटैक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव थर्ड से अटैक। ज्यादा जल्दी अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सही समझे, नाइट्रोजन अटैक करेगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग तो मैं भी करूंगा, बैक बॉन्डिंग तो तुम भी करोगे ना रे, लेकिन ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? जो ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा वो इसके पॉजिटिव चार्ज पे जो आया हुआ दर्द है इसको कम करेगा, मतलब इंटर रिएक्शन अपने अंदर होगा, तो न्यूक्लियोफाइल चाह के भी अटैक नहीं करेगा। और इस पे चलो ठीक है मजबूरी का नाम ठीक है कुछ तो अटैक कर सकता है। इसलिए फाइनली एफ के बाद क्या आएगा? जी आ जाएगा। आई होप आप पूरी पिक्चर को समझ चुके होंगे कि मैंने ए को क्यों लिया, बी को क्यों लिया, सी को क्यों लिया, डी को, फिर ई को, फिर एफ वन, फिर जी को। ठीक है, अमेजिंग गाइस। चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं। और मैं आपसे पूछूंगा या जेई वाले अंकल पूछेंगे तुमसे, भैया अटैक कहाँ करा दें? एक ही मोल न्यूक्लियोफाइल है। जेई वाले अंकल तुमसे पूछेंगे कहाँ अटैक कराएं? ठीक है, इस साइड को ए बोल देते हैं, इसको मन कर रहा है चलो बी बोलने का, इसको मन कर रहा है चलो सी बोलने का। ठीक है, और हमारे पास 1 मोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। प्रोडक्ट बनाना होगा तो क्या करोगे? अब यहीं पे प्रोडक्ट बनाना सीखते होते हैं, मैं बना नहीं रहा हूँ। अब होता क्या है, आधे लोग का दिमाग ही खराब होता है, भाई न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करा, यहाँ अटैक करा, यहाँ अटैक करा, वो क्वेश्चन छोड़ के चले ही आते हैं। लेकिन तुम्हें अगर ये पता चलेगा भैया मेरे पास एक ही मोल दिया है तो मैं यही अटैक कराऊंगा, मैं वहां अटैक सोचूंगा ही नहीं। कभी कभी तो बोलेगा, प्रोडक्ट बना देगा और बोलेगा बता कितने मोल लगे और कहाँ कहाँ किस रेट पे लगे। तो कितने मोल लगे वो बाद में देखेंगे न्यूक्लियोफाइल के, लेकिन कहाँ कहाँ लगे, कैसे कैसे लगे, तो भैया ए के बाद बी और बी के बाद सी, ये पीछे अकॉर्डिंग टू पीछे वाले डिस्कशन। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ? ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है इसीलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी इसीलिए है कि तुम उसके साथ खुल के मोहब्बत कर सको। ठीक है, नहीं तो रटारे वाले रटा देंगे और फिर तुम्हारे दिमाग में मीम बैठ जाएगा। ठीक है, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सिलसिला जारी है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, थोड़ा सा। आपसे बोलेगा कि रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बीटा कार्बन, कहाँ पे, कहाँ पे? बीटा कार्बन इन द फॉलोइंग। रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन द बीटा कार्बन इन द फॉलोइंग। ठीक है भाई, बीटा कार्बन क्या है पहले तो समझे, पहले तो समझे। मान लो मेरे पास कुछ ऐसे, ठीक है,
अब ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, अब थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट की तरफ भी सोचोगे, अब चल रहे प्रोडक्ट की तरफ चल रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि आप जब इस बॉन्ड को खेलते थे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आता था तो आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते थे, लेकिन अब ऐसा आप नहीं करोगे। अब ऐसा आप इसलिए नहीं करोगे कि यहाँ पे इंटरनल रेजोनेंस चल रही है यार, तो होने कुछ ऐसे वाला है यार, ये होने कुछ ऐसे वाला है कि जब ये बॉन्ड टूटता है ना तो यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये अटैक हुआ यहाँ नेगेटिव, तो पहले ये आपस में इंट्रा रेजोनेंस टेक प्लेस होगा। ओके, और न्यूक्लियोफाइल वाले बाबा यहाँ ना आके यहाँ अटैक करने आएंगे और ईट बना के चले जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर रेजोनेंस हो रहा है, और जो इंट्रा मॉलिक्यूलर रेजोनेंस होता है ना ये इतना फास्ट रेट का होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते रहते, रेजोनेंस चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस टाइम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब चोर के घर में चोरी हुई है, तो वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा कि न्यूक्लियोफाइल भैया तुम आओ तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो सटक से इंटरनल रेजोनेंस से अपना पहले काम पूरा करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं न्यूक्लियोफाइल इंतजार में बैठा है चलो भैया एन पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा तो चलो ठीक है मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसको बोलते हैं बीटा अटैक। तो जिस पे अटैक हो रहा है ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इसको बोलते हैं बीटा अटैक। ठीक है, इसको लिख लो कहीं भैया, इसको बीटा अटैक बुलाते हैं। अभी ये बहुत सारे खेल खेलूंगा, ग्रिगनाट खेलूंगा तब मजा आएगा ज्यादा। ठीक है, बीटा अटैक में इंट्रामॉलिक्यूलर रेजोनेंस होता है, पहले वो इसके टेक प्लेस होगा, फिर बाद में कुछ कहानी होगी अटैक होने। तो मैंने सवाल पूछने वाला था क्या, हाँ सवाल पूछ रहा था कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओवर द बीटा रेजोनेंस, रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओवर बीटा, है ना, बीटा का। तो आओ खेलते हैं, आओ खेलते हैं। एक मान लो ए है, एक मान लो बी है, और एक मान लो सी है। ठीक है, अब तुम्हें बीटा अटैक के बारे में पूछना है। बीटा अटैक वहां फास्टर होता है जहां पे एक तो क्राउडिंग कम होती है, और जिस बीटा के साथ जितना तगड़ा तगड़ा विड्रॉइंग लगा होगा उसके बीटा पे फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना। तो देखो यार, यहाँ तोड़ोगे तो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसको तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इसको तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तुम देखो रेजोनेंस होने से पहले इनमें से किसकी आत्मा ज़्यादा फड़क रही होगी, मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इनमें से किस में अच्छा नहीं होगा। समझ चुके होगे, समझ चुके हैं ना। ए पे अच्छा नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ए पे अच्छी बात नहीं है नाइट्रोजन पे, तो वो बाहर का इंतजार ना करते हुए वो बोलेगा भैया चल भैया मैं तो चला रेजोनेंस करने, न्यूक्लियोफाइल बाबा आएगा आएगा तो सब पे वहीं पे यार, कुछ नई बात थोड़ी ना बोलूंगा, ये नहीं करा रहा, मेन अटैक का रेट पूछ रहा हूँ मैं। तो ये जो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है नहीं पागल हो जाएगा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये रेजोनेंस करके खींचने लगेगा। जबकि यहाँ पे ठीक है कार्बन पॉजिटिव चार्ज बुरी बात भी नहीं है, रेजोनेंस तो होगा ही होगा, और यहाँ पे इसलिए बुरी बात नहीं क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो बोलेगा चल भैया मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले प्लस आई की वजह से,
और तेरी आत्मा संतुष्ट तो हो ही जाएगी। तो तुझे इतनी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जरूरत नहीं है, या तुझे रेजोनेंस में उतनी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी तू जाएगा तो है ही, अटैक तो तेरा बीटा पे ही होगा। लेकिन अगेन मैं बात तो रेट की कर रहा हूँ, तो बताओ वैसे आंसर क्या हो जाना सी, ए बी एंड सी हो। ठीक है, तो बारीकी देख रहे हो कि भैया कितना डेप्थ में हमको जाना पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने के लिए। ये कहानी अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है। अब आएगा मजा जब न्यूक्लियोफाइल का नेचर आएगा, और मजा आएगा। ठीक है, आओ तो नेक्स्ट आएगा यार इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने थोड़ी सी जीओसी वाले में बताई हुई है, बस मैं यहाँ पे इसको फटाफट रिकॉल करता हूँ। तुम्हें यार ये बात अच्छी तरह पता है कि जब तुम 1s से 2p, 2p से 3p, h से 4p, h से 5p, जैसे जैसे 1s से 5p तरफ जाओगे तो तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। हिंदी भाषा में न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी भैया। मतलब तुम्हारे सामने अगर I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस हो तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा, I माइनस वाला। और पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन सा, एस कंपेरिजन टू I माइनस F माइनस, सबसे पुअर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तुम जानते हो। अगर यहीं पे तुम्हारी कहानी कुछ ऐसी हो जाए, NH2 माइनस और OH माइनस और F माइनस, तो मैंने बताया हुआ है, तुम्हें पढ़ाया हुआ है, शायद इसी में पढ़ाया होगा फर्स्ट वाले में। हाँ, इसी में पार्ट फर्स्ट पढ़ाया होगा। इसी का इंतजार कर रहा था कि वहाँ पे तुम्हें काम आ जाएगा, दोबारा पढ़ाना ना पड़े। पर ठीक है, चलो हल्का हल्का। यार लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों डायरेक्ट होती है और दोनों डिक्रीज करती है ना। फ्लोरीन बोलेगा यार मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ और मेरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे उतना दर्द नहीं है, काहे अटैक करने जाऊँ। तो ठीक है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, बोलेगा नहीं यार मुझे तो अटैक करने दो। तो इसलिए जो अटैक अच्छा होगा वो CH2 माइनस का होगा एज कम्पेयर टू F माइनस का। ये सब हम बात कर चुके हैं, बस मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। इसी की रिएक्शन मैकेनिज्म की पास फर्स्ट देखोगे तो शायद मैं वहाँ बात की है मैंने। ठीक है, बाकी मैंने बताया हुआ है कि अगर तुम्हारे पास एक RO माइनस है, एक तुम्हारे पास बेंजीन पे O माइनस है, और एक बेंजीन पे तुम्हारे पास CO माइनस है, और एक बेंजीन पे तुम्हारे पास SO3 माइनस है। तो यार इधर देखो, SO3 पे माइनस बोलेगा यार मैं जो है ना, मेरे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेंगे, तो मुझे काहे पड़ी है अटैक करने की, मैं काहे जाऊँ अटैक करने। अरे मैं अपने अंदर ही खुश हूँ, मेरे अंदर ही रेजोनेंस चल रहा है, तो उतना अच्छा ही अटैकर नहीं होता। जबकि डी के कंपेयर में सी में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेंगे। ये भी बोलेगा ठीक है यार उतना मजा नहीं है जाने में, लेकिन ये देखो ये रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो ये थोड़ा रिएक्टिव है। और यहाँ पे तो भैया मर रहा होगा, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये तो बोल रहा है भैया हम जा रहे हैं अटैक करने, मुझे तो अटैक करने भेजो। तो आंसर क्या हो जाना है, ABCD हो जाना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाना है, ये हमारा रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैसे कैसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सबस्ट्रेट का कैसे इफेक्ट पड़ता है, हमने देखा न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट कैसे पड़ता है, और अब हम लोग प्रोडक्ट बनाने की सोचेंगे। हम लोग प्रोडक्ट के लिए सोचेंगे कि प्रोडक्ट कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट में कितने स्टीरियो होते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी स्टीरियो की मैं बात कर ले रहा हूँ, यहीं पर बात कर ले रहा हूँ, स्टीरियो ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यार मेरे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यार तुम्हें पता है sp2 है, sp2 है तो प्लेन पे है,
प्लेन पे होने का मतलब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा तो ये भाई साहब नीचे झुक जाएंगे, और नीचे से अटैक करेगा तो ये भाई साहब ऐसे ऊपर को आ जाएंगे। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, आइदर अटैक फ्रॉम द ऊपर वाला और आइदर अटैक फ्रॉम द नीचे साइड वाला। तो मतलब स्टीरियो में दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक अगर इमेजिन करना कि इसको ਅਸੀਂ डार्क कर दे रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक किया होगा, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम न्यूक्लियोफाइल को दिखा देते हैं डार्क, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं अगर वो स्टीरियो के टर्म्स बात करें। बाकी आप 2D में बात करोगे, मतलब स्टीरियो की फिर बात नहीं करोगे, तो अपना आप एक ही प्रोडक्ट बना के निकल जाओगे। ठीक है, यहाँ का असर आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ पे किस तरह से कैसे अटैक करना चाहिए। स्टीरियो उस टाइम किसकी मेजर हो, किसकी स्टीरियो माइनर हो, स्टीरियो की बात में बात करेंगे। पहले अब हम ये बनाना सीखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। बट बस मैंने यहाँ आपको इतना बताया कि दो स्टीरियो पॉसिबल है, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक अबव द प्लेन के लिए और एक बिलो द प्लेन के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप क्या होगा, कितने टाइप्स की होती है? तो भैया बहुत टाइप की होती है, मैं एक एक करके शुरुआत करता हूँ और डेप्थ में जाते जाऊँगा जितना डेप्थ में जा सकूँगा। ठीक है, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। सबसे पहला है मेरे और आपका सबका फेवरेट रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड। सबको पता है ग्रिग्नार्ड यार RMGX होता है। यहाँ पे ये बॉन्ड पार्शली नेगेटिव होता है, ये पार्ट पार्शली पॉजिटिव होता है। तो ये जो पार्शली नेगेटिव वाला पार्ट है ये हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, अटैक करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो ये होने कैसे वाला है? तो देखो यार, ये मान लो मेरा कार्बन ग्रुप है, ये मेरा ग्रिग्नार्ड है। ठीक है, और जब अटैक करने की बात आएगी तो ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल है, उस पर अटैक और बॉन्ड खुल जाएगा। यहाँ O माइनस तक OMGX, बाकी यहाँ पे आपका R आ जाएगा। ये Mg प्लस OH माइनस पार्शली चार्ज बॉन्ड बन जाएंगे। और उसके बाद आप जलम का प्रवास करोगे। जलम का प्रवास मतलब वाटर डाल लो, एसिडिक वाटर, तो सीधे सीधे ये बॉन्ड ब्रेक होके आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम इस चीज़ को तुम अल्कोहल में पढ़ोगे, इस चीज़ को तुम एल्डिहाइड में पढ़ोगे, इस चीज़ को तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ोगे, वहाँ पे तुम अपना भी टाइम बचाओगे, मेरा भी टाइम बचाओगे। मैं सीधे बोलूँगा भैया रिएक्शन मैकेनिज्म देख लो, वहाँ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ। ऑल्दो दिल से बोलूँ तो तुम खोल लो NCERT तो कुछ चैप्टर ही नहीं है ये, तो फिर ये क्या पढ़ा रहा हूँ? ये मैं केमिस्ट्री को रटाने से बचा रहा हूँ, आपको मोहब्बत करा रहा हूँ ऑर्गेनिक से। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन अगर समझ में आने लग जाएंगी तो आप प्रोडक्ट बनाने के लिए मर रहे होगे। प्रोडक्ट बनाना ठीक है सर, ये बन जाएगा, ऐसे करेंगे सर ऐसे बन जाएगा, क्योंकि आपको मैकेनिज्म पता है। चैप्टर वाइज भी पढ़ लेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज में उतना तवज्जो नहीं देना जितना आप इसको दोगे। एक बार ये आ गया ना तो चैप्टर आपको अपने आप हल्का लगने लगेगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना अगर मेरी बात अच्छी लगी होगी तो। ठीक है, चलो, हमने देखा कि कार्बन ग्रुप को जब मैं ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा रहा हूँ तो मेरे को जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है अल्कोहल का। अब अल्कोहल तो भैया 1 डिग्री भी होते हैं, 2 डिग्री भी होते हैं, 3 डिग्री भी होते हैं। तो कब कब क्या बनेगा आओ बात कर लेते हैं यार। भैया अगर आपके पास फॉर्मल डिहाइड है और आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा रहे हो, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, ये यूं अटैक खटक से बॉन्ड पुलिस,
एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, यहाँ O माइनस आर, यहाँ MgH मेरी फोटो के ऊपर, बस पानी का अटैक करने के बाद सीधे COH, यहाँ H, यहाँ R, यहाँ R। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मल्डिहाइड है, और ये मेरा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हमने सीखा कि फॉर्मल्डिहाइड हमको क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल देता है। जबकि अगर मैं इसको R डैश ले लूँ, R MgH से रिएक्ट कराऊँ, तो वही O माइनस R यहाँ, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे H, MgH, पानी डाला तो मुझे 2 डिग्री अल्कोहल यार ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब एसिटल्डिहाइड ने मुझे 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया। यही कर दे रहा हूँ यार। अगर ये चीज़ कीटोन के साथ होती तो R1 इसको R2 मान ले रहा हूँ, रिग्नार्ड से रिएक्ट करा रहा हूँ, यहाँ आया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, वही 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 O MgH, यहाँ तुम्हारा R, यहाँ तुम्हारा R1, यहाँ तुम्हारा R2, वही पानी डाल दो। तो ये आया तुम्हारा OH, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, क्या बना, क्या बना, 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब मैं धीरे धीरे कह सकता हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड ने मुझे क्या दिया, 1 डिग्री अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड ने मुझे क्या दिया, 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन ने मुझे क्या दिया, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। और अगर 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 मैं तुमसे रेट के बारे में पूछ लूँ थोड़ी देर के लिए, रेट मैं जब पूछूंगा तो ये R की क्राउडिंग सेम मान लेना, R की क्राउडिंग सेम मान लेना, सेम R लगा है। तो बताओ वैसे यार ए मतलब इस बार जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा हुआ होगा, ज़्यादा तेज हुआ होगा एज कम्पेयर टू 2 के, और 2 वाला एज कम्पेयर टू 3 के, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो एग्ज़ाम में वो आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है और आपसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपसे खेलेगा, आप कैसा भी कर सकते हो, प्रोडक्ट बनाने का कहेगा, ठीक है। जैसे टिंग 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 ऐसे कर लेता हूँ, यो MgCl ले लेता हूँ, बोलता है प्रोडक्ट बना, तो घबराने का नहीं, सीधे नंबर लिख के प्रोडक्ट बनाने का। देखो मैं बहुत सिंपल स्टेप बताता हूँ, ये कीटोन है ना, ये कीटोन है ना, तो गारंटी है यार रिग्नार्ड से 3 डिग्री अल्कोहल बनना है। एक काम करना, ये 1 को अटैक कराएगा, नंबरिंग कर ले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। खुद लॉजिक सोच किसका गुल्लू गुल्लू होना है, 1 और 5 का, मतलब 1 और 5 का इंटरेक्शन होगा। तो मैं कुछ ऐसे बना दूं क्या यार, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये O माइनस, ये 1, ये 2, ये 3, देखो कितना आसान हो जाएगा। और पानी डाल देना यार इस खुद ही, और ये हो जाएगा OH। कितना सिंपल था, कितना आसानी से प्रोडक्ट बन गया। कॉम्प्लिकेट मत करो अपने आप को, प्रोडक्ट बना दो बस बिना कॉम्प्लिकेट किए। वो कुछ भी दे दे, आपको नंबरिंग करनी है, प्रोडक्ट बनाना। देखो मैं मैच करा दे रहा हूँ नंबरिंग यार, देख लो, ये 4 था, ये आपका 1, ये 2, आपका ये 3। मुझे पता है कहाँ से अटैक होना, पीछे हम देख लेंगे अंदर। तो पूरा इतना अब आपको बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बॉन्ड, एक तो बॉन्ड लाइन देख कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या बनाया है,
फिर कुछ को समझ में भी आता है तो ये अटैक नहीं करा पाता है, कोई ऐसे अटैक करेगा, कोई ऐसे अटैक करेगा, पता नहीं क्या करेगा। नंबरिंग करो, आंसर तुम्हारे सामने है यार, ठीक है। पहला टाइप का सवाल ये आ सकता, मतलब टाइप का यूज आ सकता है। दूसरा यार तुम्हें सवाल ऐसे आएगा कि कंपाउंड एक्स है, उसको तुम ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा रहे हो, फॉलोड बाय गंगा जल वाटर, और तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ ही बन रहा है। बोलेगा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आइडेंटिफाई एक्स एंड आर। सोचो सोचो, एक्स और आर को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो मैं क्या करूं? एक्स और आर को आइडेंटिफाई करना हो तो मैं क्या करूं? देखो, देखो भैया, ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, आ गया अब आ गया होगा। 1 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड से कब बनता है? जब मेरा एल्डिहाइड क्या होता है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड होता है। एक्स मेरा क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। अब इमेजिन करो ये वाला कार्बन, इसके साथ ये नंबर है, तो बाकी बचा कुछ यही तो है ग्रिग्नार्ड, यही तो तुम्हारा आर है, एमजेक से लगा हुआ होगा, मतलब मैं ऐसे लिखा दूंगा। ये आर था, ये आर था, यही तो आके अटैक हुआ होगा यार, है ना यार, यही तो आके अटैक हुआ होगा, इसी का तो प्रोडक्ट बना होगा। अब चाहे तो मैच करना है, मैच कर लो यार, नंबरिंग कर देते हैं, अपने यहाँ मैचिंग मैचिंग की हो जाएगी। इसको नंबर 1 दे ही चुके हैं, चलो ठीक है, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, तो 4 देते हैं। अब मुझे पता है कि बॉन्ड जब मैं तोड़ूंगा तो O पे नेगेटिव, 1 पे पॉजिटिव, और 2 और 1 की बॉन्डिंग, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 2 समझने लगी 3, 3 समझने लगी 4, ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट अब बाहर निकाल देना यार, MgOH, ये सब मैं नहीं कर रहा फालतू काम। तो अल्टीमेटली आप ये देख पा रहे हो कि कितना पीसफुल क्वेश्चन था, कितना ईजिली हो गया, हमें सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा, बजना नहीं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, गंगा जल डाल देना, इट्स ओके, नो डाउट, प्रोडक्ट बनाओ, सोचो 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 सोचो, कौन शाबाश, कर सकते हो। तो देखो यार, ये बात पार्शली पॉजिटिव के साथ है, ये पार्ट पार्शली नेगेटिव के साथ है, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, इसने इस पर अटैक किया, ये ऐसे खुला होगा, यहाँ O-, यहाँ C2H5, ये बॉन्ड वैसे का वैसे MgCl लगा, और पानी डाल के तुमने इसको ऐसे बना दिया होगा, और जैसे ही तुमने इसको ऐसे बनाया, और तुम हुए दूर दूर तक बर्बाद। बोलोगे सर ये क्यों हुआ? तो अभी पीछे पढ़ाया भैया, बीटा अटैक होना है, ये इंट्रामोलिकुलर रेजोनेंस होगा। भैया मेरे मैंने जबरदस्ती तुम्हारे खेलने के साथ किया था, ये था कुछ। देखो देखो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये सटक से पहले इनका इंटरनल इंटरेक्शन होगा। ये ऐसा नहीं कि ये पास न्यूक्लियो बैठा है, चलो भैया न्यूक्लियोफाइल तो आ ही जाएगा अटैक करने, अरे अभी पीछे बात कीजिए ना यार, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात की, मेरी बात को गहराई में ले रहे हो ना? अब इसके भाई साहब इसको अटैक कराओ यहाँ पे, हाय क्या गजब क्वेश्चन था। डबल बॉन्ड ऐसे पहुंचा, OH यहाँ आया,
यहाँ C2H5 आया, मैं H ले आ रहा हूँ, ठीक है। चलो MgHCl और H ले आता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे रुकना नहीं, गलती मत करना, इसका वापस प्रोडक्ट ये बनाओगे ये मतलब कुछ भी चल रहा है ना, मजा आ रही है ना। ये कैसे हुआ, ये भैया मैंने आपको टॉटोमेरिज्म बहुत बार पढ़ाया है रे, और यहाँ पे डिब्बे में एसिड पड़ा है तो घबराना का है, एसिड मीडियम टॉटोमेरिज्म होके रहेगा। तो सोचो इस क्वेश्चन का फलाना फलाना आंसर ये आया है, बहुत बारीक सा था, बहुत बारीक सा था, लेकिन मैं आपके साथ खेल गया, ठीक है। इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत शिद्दत से रॉन्ग किया। तो बीटा एलिमिनेशन करते टाइम रेजोनेंस का ख्याल रखना है, उसके इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने की, रेजोनेंस होने की पहले चांसेस होती हैं, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में अटैक करेगा। लगा शॉर्ट बढ़िया वाला, समझ में आया क्वेश्चन का। चलो बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन आएगी, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ RCOCl, ठीक है, कुछ नहीं करना। अभी हम देख के आए हैं कि RCOCl पीछे बहुत तगड़ा रिएक्टिव होता है, बहुत तगड़ा रिएक्टिव होता है। मैं इसको R डैश इंजेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ना लिखे ना लिखे तो उसको एक्सेस मान लोगे। तो देखो पहले यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे पहुंचे चाहे तगड़ा होगा, घबराने की कोई बात है नहीं। ये अटैक मार दिया, ये जब अटैक मारा तो ये आया RCO इधर माइनस, यहाँ आया R और यहाँ निकला SCO MgX, ठीक है। बाकी यार ये ना अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, ये सटक से बाहर निकलने का तैयार होता है, और ये बना कीटोन, ये बना कीटोन प्लस पहले बाय प्रोडक्ट में बाहर निकलेगा MgX और यहाँ निकलेगा Cl। लेकिन तुमने क्या लिया है, हमने क्वेश्चन में क्या लिया है, हमने तो एक्सेस में लिया है ना बच्चे। अब कीटोन को ग्रिग्नार्ड से फिर से रिएक्ट कराएं, ये जो मेरा कीटोन है उसको मैं ग्रिग्नार्ड से फिर से रिएक्ट कराऊं, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसकी कैप्सूल को तुम समझो, कैप्सूल ये है कि भैया RCOCl को अगर आप R डैश या RMgX से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो एक्सेस में लेने के बाद आपका प्रोडक्ट ये आएगा कुछ, और अब तुमसे पूछेगा बता ग्रिग्नार्ड को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कितने मोल ग्रिग्नार्ड के लग गए। क्या बोला, यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कितने मोल लग गए, तो आंसर इस सही पकड़े हैं, 2 मोल लग गए। पहला मोल तो उसने कीटोन बनाने में लगाया, और दूसरा मोल कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाने में लगाया, ठीक है। अब तुमसे बोलेगा बता जब 2 मोल लगे और मान ले तेरा दोनों R सेम था, तो पहला स्टेप रिएक्शन फास्टर था या दूसरा रिएक्शन फास्टर था, है ना। तो ग्रिग्नार्ड एक ही ग्रिग्नार्ड, लेकिन पहले ग्रिग्नार्ड का जो प्रोडक्ट बना होगा, पहला प्रोडक्ट P1, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है P2 मान लेते हैं, तो P1 का जो रेट होगा ना वो फास्टर नहीं, वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फास्टर होगा P2 से, या P2 बहुत स्लो बना होगा। कारण तुम जानते हो, पीछे डिस्कस किया हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर अगला आएगा भाई, अगर तुम्हारे पास ड्राई आइज, इसको लिख देते हो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद ड्राई आइज। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद ड्राई आइज, बस छोड़ रहा हूँ। राइस का नाम सुना होगा, सॉलिड CO2, इससे अपन लोग किसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं,
ग्रिग्नार्ड का यहाँ आया पार्शली पॉजिटिव, यहाँ आया पार्शली नेगेटिव, ये सड़क से खुला या OMGX जलम को प्रवासम, फाइनली प्रोडक्ट बना कुछ ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ग्रिग्नार्ड के साथ कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कब कब बनते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, अगला आएगा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ एस्टर। ये एस्टर से रिएक्शन क्या होने वाली है, देखो ये मेरा एस्टर है और ये मेरा ग्रिग्नार्ड है, मान के चलना एक्सिस में, ठीक है, मान के चलना एक्सिस में प्रोडक्ट बनाने कह रहा है। तो आओ ट्राई करते हैं प्रोडक्ट बना के, आओ ट्राई करते हैं प्रोडक्ट बनाने के। चलो देखो, पहला ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव, यू अटैक यू, ये CO डबल बॉन्ड, अब सॉरी खुल गया, बॉन्ड खुल गया, बॉन्ड खुल गया, हार्डली सॉरी, डबल बॉन्ड O MgX, यहाँ आया OR डैश। लेकिन चूंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकाला जा सकता है, इसलिए ये बिना घबराए आप इस बॉन्ड को तोड़ के कुछ ऐसे बना सकते हो, कीटोन प्लस RO माइनस बाहर बाय प्रोडक्ट में किसी के साथ निकाल देना। अब अभी हम पढ़ के आए कि कीटोन को फिर से ग्रिग्नार्ड में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा यार, मैं नहीं कर रहा पूरा प्रोडक्ट, नहीं कर रहा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ कि यार हाँ वो मुझे क्या दे देगा 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज हुए इनडायरेक्टली, तो आंसर इस तर 2 मोल यूज हुए। ठीक है ना, यहाँ पे भी कितने मोल यूज हुए ग्रिग्नार्ड के, 2 मोल। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ ले कि यार ये बता दो कि पहला वाला रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रहा होगा पहले प्रोडक्ट बनने का या दूसरे का, तो तुम्हें पता है कि ये स्लो वाला होगा, पहला वाला पीछे डिस्कस किया था, और ये मेरा फास्ट वाला। तो इस बार दूसरे का रेट जो है वो पहले के रेट से ज़्यादा फास्टर आएगा, समझ रहे हो, दूसरे का जो रेट होगा वो पहले वाले रेट से ज़्यादा फास्टर आएगा। बढ़ते हैं आगे, और अब अगर मान लो एक सवाल दे देता हूँ, ऐसे आ जाएगा, और आपको दे दे कि आपके पास CH3 MgBr है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे H+ है, और आप प्रोडक्ट बना दो, किसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल या मेजर, तो आओ खेले। देखो यार, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव, बहुत सोच समझ के अटैक कराना, किस पे अटैक कराओ। पहले तो मैं नंबर दे देता हूँ, एक नंबर 1 और एक नंबर 2, यही तो पॉसिबिलिटी है ना यार, यार यहीं पे तो बॉन्ड की पोलैरिटी आएगी, यहाँ पार्शली नेगेटिव है, या तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव या तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव। अब यार अगर तुम अटैक ऑन 1 करते हो तो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी क्या, बॉन्ड यूं खुलेगा, ये ऐसे टूटेगा। इन केस अगर तुम अटैक ऑन 1 करते हो तो ये 2 वाला, ये O-
और यहाँ मिथाइल, बाकी MgX लगा के पानी डाल के मैं सब प्रोडक्ट बना रहा हूँ। इसलिए ये अटैक ऑन क्या है, 1 करते हो तो। और एक है अगर तुम अटैक ऑन 2 करते हो तो यार ये कुछ ऐसे होगा, ये इस पे अटैक और ये बॉन्ड खुलेगा, मतलब ये OH यहाँ आ जाएगा और ये 2 वाला और ये मिथाइल। देख सकते हो दोनों का प्रोडक्ट एकदम अलग अलग बना है, बाकी बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं मेरा। अब बताओ कि किसको मैं कंसिडर करूं, 1 को या 2 को? लॉजिक सोचो, मैं 1 को कंसिडर करूं या मैं 2 को कंसिडर करूं? आंसर इस सर आप 2 को कंसिडर करोगे, 1 को कंसिडर नहीं करोगे। द रीजन बिहाइंड, न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस स्टेरिक क्राउडिंग साइट। देखो यहाँ पे इसको रिंग की वजह से स्टेरिक मिल रहा है और यहाँ पे इस वाले पे 2 वाले पे उतना स्टेरिक क्राउडिंग नहीं मिल रहा है। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस क्राउडेड साइड, है ना? इसलिए 2 का जो प्रोडक्ट बनेगा भैया मेरे, वो मेजर बनेगा और 1 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर बनेगा। बहुत बारीक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन खेल रहा है आपसे और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं होगा, इधरेगा और आपसे बोलेगा कि यार ग्रिग्नार्ड है, मान लेते हैं CH3 MgBr है, एक्सेस में पड़ा है, बाकी पानी वानी डाल देना यार, प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से सोचना प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए। देखो मैं तो बिना मैकेनिज्म कुछ काम करता ही नहीं हूँ। अब बोलोगे सर एग्जाम में मैकेनिज्म करनी चाहिए क्या हमेशा बार बार? इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अपने आप इमेजिनेशन में आ जाए। लेकिन अभी तो मैं इमेजिनेशन करूंगा तो मेरा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तुम कहाँ जाओगे, है ना? ये तुम्हारे बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि ठीक है यार तुम्हें एक आइडिया लग जाए कहाँ अटैक होना चाहिए। देखो मेरी बात सोचो कि कहाँ अटैक करूँ, किस जगह पर अटैक करूँ कि अच्छी अटैक हो जाए, कहाँ पे बॉन्ड की पोलैरिटी है। ये बात तो तुम्हें साफ साफ दिख रही होगी कि यहाँ पाई बॉन्ड है और ये वाले सिग्मा बॉन्ड है। इन केस अगर मैं अपनी मर्जी का सोच रहा हूँ कि ये नंबर 1 ले लूँ, नंबर 2 ले लूँ और मैं 2 पे अटैक करके 1 वाले बॉन्ड को बॉन्ड खोलूँ और एक मैं 1 वाले पे अटैक करूँ, तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि 2 पे अटैक करेगा? अटैक तो 1 पे होना है, नो डाउट, बॉन्ड खुलेगा, ठीक है। लेकिन मजे की बात बताऊँ क्या होने वाला है? मजे की बात ये होने वाली है कि ये रिंग खुल जाएगी। ये रिंग कुछ ऐसे खुलेगी यार, ऐसे टिंगड़िंग टिंगड़िंग। जब रिंग खुलेगी तो मैं कहाँ लेके जाऊँ? यहाँ लेके जाऊँ, यहाँ पे आएगा O पे नेगेटिव, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ O, फिर ये कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड O और यहाँ आएगा CH3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग माय डियर। बाकी आप समझदार हो, H से वैलेंसी वही कर लेना। तो नंबरिंग कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 2 3, ऐसे भी 1 2 3, 3 के साथ O लगा है, उसके साथ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बना लेगा, है ना? तो एक तो हमारा ये आया, तो मैं पहले इसको यहाँ लिख लेता हूँ यार, एक सेकंड, ठीक है। अब दोबारा से तुम ग्रिग्नार्ड लो। हाय कितना सिंपल हुआ करता था ना ग्रिग्नार्ड। एक्चुअली तुमको सिंपल की जगह लोकल पढ़ाते थे, सिंपल नहीं, उसे बोलते हैं लोकल पढ़ाना। ये बॉन्ड खुला, यह नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अभी पानी डाल देना,
कीटोन बना और ये कुछ ऐसे बना, ठीक है। तो ये तो मेरा बाय प्रोडक्ट हो गया। अभी ये रुकेगा नहीं, है ना, और ये रुकेगा नहीं तो फाइनली रिग्नार्ड को डालोगे, कीटोन आ गया, और तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ ये आ गया। तुमने फाइनली क्या बनाया, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। देख पा रहे हो? तो ओवरऑल मैं इसका आंसर लिखूं, अगर इस क्वेश्चन को कैप्सूल में लेके इसका आंसर अगर मैं लिखूं तो उसका आंसर ये आ जाएगा यार। दिस इज द आंसर। हाँ हाँ, मजा आई। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ। मेरी PYQ सीरीज चलती है रोज रात के 9 बजे, ठीक है। इसमें मैं टॉप 500 की सीरीज होती है, ये है। मैंने अच्छे अच्छे टॉप 500 क्वेश्चन छांट रखे हैं पूरी केमिस्ट्री से, और उसको मैं प्रैक्टिस में कराता हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट ऐप को डाउनलोड करिए और हमसे कनेक्ट होइए, हमारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए और सीरीज़ को ज्वाइन करिए। आपको मज़ा आएगा, वहाँ पे पोलिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। और जो हमने अभी तक सीरीज़ दे रखी है उसको देखिएगा, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यार। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और मेरे कोड को यार मत भूलना, मेरा कोड धीरेन, दैट इज़ DHIREN, यही आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट दिखाएगा, ओके। और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत ही पेशेंसली आपने सुना। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखना अपना।